ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ये 2019 में बिहार बोर्ड के एग्जाम क्लास 10 में पूछे गया पेपर है। तो आइए इस सेशन में आज की इस वीडियो में इस पेपर को सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्योंकि एक पेपर पूरे 3 घंटे का टाइमिंग का होता है और पूरी क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक पेपर को हम 3 वीडियो में 3 सेक्शन में 3 पार्ट में करके सीखेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट होगा यानी कि जो इस वीडियो में देख पा रहे हैं ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। 2019 में चूंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा है तो उसी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में रहेगा। बाकी का आपका जो 2 वीडियो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप का और शॉर्ट आंसर टाइप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये नंबर दिया हुआ है 5 + 3√2। 5 + 3√2। इस संख्या को बताना है कि यह संख्या कौन सी संख्या है, मतलब अपरिमेय है, परिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीजें जान लो कि अपरिमेय जो संख्याएं होती है वो कभी रूट में नहीं होता है। और ये जो सीरीज हुआ एक नंबर इसकी रूट में है, मतलब कि ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, इसका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है 28 होगा या 69 है या फिर 71 या ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है 63। तो इसमें बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका फैक्टराइजेशन, जिसका फैक्टर सिर्फ एक और अपने आप से जो नंबर डिवाइड हो रहा हो उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 28 जो है एक और अपने आप के अलावा भी 2, 4, 8 से 7 से डिवाइड होने वाले नंबर है, तो ये तो अभाज्य नहीं होगा। अगर 69 की बात करें तो 69 भी आपका 3 से डिवाइड होने वाला है, 1 से भी डिवाइड होने वाला है, तो इसका ये भी नहीं हो जाएगा। और 63 भी आपका 7 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी आपका राइट हो जाती है, क्योंकि 71 जो एक अभाज्य नंबर है। अभाज्य क्यों है, क्योंकि यह जो नंबर है एक और अपने आप के टेबल से ही डिवाइड होने वाली है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 आपको निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इनफॉर्चुनेटली ये पूछ रहे हैं कि कौन परिमेय है, अपरिमेय नहीं है मतलब कौन परिमेय है। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है √7 है, और बी है और √3, बी है √13 है, √3 और √13 है, और सी है √25, और साथ ही जो डी ऑप्शन है वो है 31। तो इससे बता रहा है कि कौन एक अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है। तो यहाँ डिवाइड इसका वर्गमूल निकाले, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो अपरिमेय नहीं होगा। तो √7 के वर्गमूल नहीं होता है, √13 के वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, और √31 के वर्गमूल नहीं होता है, √25 के वर्गमूल होता है, कितना होता है 5। तो ये इसकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि √25 ये अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 के देखा जाए, निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कौन सी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन है आपके पास, एक मिनट, ऑप्शन क्या क्या है, तो 2/15 है, 2/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, 2/15 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत और अशांत कहने का क्या मतलब है कि जिसका डिवाइड प्रॉपर तरीके से हो जाए वो शांत हुआ, और जिसका डिवाइड नहीं लगेगा वो आपका अशांत हो जाएगा। तो देखिए 2 से अगर 15 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 को 15 से डिवाइड करें, नीचे वाले नंबर से डिवाइड होती है, तो पॉइंट देंगे 0, फिर एक पॉइंट देंगे, एक बार में लगाओगे तो 15, फिर 5 हो जाएगा, चूंकि पॉइंट दे दिए हैं 0 पॉइंट, तो एक 0 और देंगे तो 15 तिया 45। अब 5 5 के सिर जाएगा, ये अशांत ये जो संख्या है अशांत है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन संख्या शांत है। तो 11 को 60 से डिवाइड करके देखिए, इसी प्रकार से ऑप्शन आपको चेक कर लेनी है। 11 को आपको 60 से डिवाइड करनी है, 160 से तो इस तरीके से अगर एक एक नंबर को डिवाइड करते जाओगे तो आपको काफी समय बर्बाद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक आसान सा ट्रिक मेरा याद रखना, क्या करना है कि इस जो हर होता है, अच्छा एक बात बताइए कि जो 11/160 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं,
और नीचे वाली संख्याओं को हर कहते हैं, यही ना। तो क्या करना कि हर को फैक्टर करना, और फैक्टर अगर 2 के पावर n और 3 के पावर n या m कुछ भी हो और 5 के पावर भी कुछ डेटा निकल करके आ रहा हो, तो अगर इस फॉर्म में आ रहा हो तो हम कहेंगे कि ये संख्या शांत है। ये संख्या क्या है? शांत है। तो 160 को करोगे तो 2 और 3 और 5 दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो नहीं, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। क्या है? 2 लगातार सम संख्याओं का मस्स। अच्छा, सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या एक ऐसी नंबर जो 2 का डिविजिबल नंबर होता है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाली नंबर 2 है, 4 है, 6, 8, इस तरीके से हमारा ये सम संख्या का सीरीज है। इसमें कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मस्स यानी कि महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो 2 लगातार मतलब कि 2 और 4 की बात कर रहे हैं, तो 2 और 4 का आपसे मस्सा पूछ रहा है महत्तम। तो महत्तम निकालने के लिए क्या कहते हैं? 4 को बड़ी वाली नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड कर दो, तो 2 दूनी 4 कट गया कितने बार में? 2 के टेबल से कटे, यानी कि मस्सा हो जाएगा महत्तम समवर्तक इसका 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया तो क्या है इसमें है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की मान बता लेना है, ठीक है। तो आइए इसे आसानी से सोल्व करते हैं। क्या क्या नंबर है? पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। समीकरण को x² माइनस x माइनस 2 है, x² माइनस x माइनस 2 के शून्यक है अगर, तो वैल्यू किसका किसका पूछा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमसे पूछा गया, यही पूछा है ना। तो पहले इसका सोल्व कर लीजिए। तो आप क्या करते हो कि इसकी ऐसी 2 फैक्टर फाइंड करते हो, जिसको यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि x² माइनस 2x और प्लस का अगर 1x कर दिया जाए तो माइनस का 2। देखो 2 को 1 में फैक्टर करेंगे, 2 गुने 2 ही होता है, ठीक। और 2 में से अगर 1 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन कर लोगे तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, और प्लस यहाँ 1 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 हो गया। अब देखा जाए तो x प्लस 1 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 2 होगा। रुको, x माइनस 2 हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस का 1, सॉरी x प्लस का 1। इसके इक्वल टू अगर 0 मान लिया जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू यह होगा आपका क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना, तो x इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब कि इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। क्या क्या वैल्यू हो गया? ये अल्फा हो गया, 1/अल्फा, अल्फा कितना है? 2 प्लस 1/बीटा, और बीटा की वैल्यू -1 है कि नहीं। अब इन दोनों का आप अगर एलसीएम लोगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 से 2 तो कट गया, बचा 1, और प्लस का यहाँ 2 बार में कटेगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा, माइनस का 1/2 इसकी राइट आंसर हो जाती है। माइनस के 1/2 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी ही सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? यदि किसी एपी का nवां पद an प्लस बी हो तो इसका डिफरेंट निकालना है, ठीक है। nवां पद कितना है? a प्लस n इंटू डी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्या कर लेना कि इसके d के जस्ट वेरिएबल वाले जो भी नंबर होगा वो इसका सार्व अंतर होता है, वही इसका सार्व अंतर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? n। इसकी आंसर आपका n हो जाएगा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देखा जाए तो बिंदु P 6 - 5 का भुज क्या होगा? बिंदु दे रखा है, और बिंदु क्या क्या है? बिंदु P में 6 और माइनस का 5 है, इसमें भुज पूछा है। भुज और एक होता है कोटि, भुज और कोटि। तो भुज और कोटि पहचान करने के लिए देखो x और y है ना, तो इस x को कहते हैं भुज, इसको कहते हैं भुज, और इसको कहेंगे कोटि, ठीक है।
तो भुज क्या हो जाएगा, भुज के नंबर पे यहाँ x है ना, तो ये हो जाएगा भुज। तो इसमें पूछा क्या है कि भुज कौन सी नंबर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कोटि पूछा होता तो कहते कि -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु इतना स्थित है 2 और 3 कौन सी बिंदु में, कौन सी चतुर्थांश में स्थित है। तो आपने ये पढ़ा, ये ओरिजिन होता है। तो आपने क्या देखा कि इसमें ये होते हैं प्रथम, ये हो गया आपका प्रथम, और प्रथम में दोनों प्लस प्लस होता है। तो आप इस नंबर को देखोगे तो 2 और 3 भी, 2 और 3 क्या है, दोनों प्लस में, भी प्लस में, भी प्लस में। तो आपका प्रथम चतुर्थांश इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि x बराबर a और y बराबर b है तो समीकरण इतना को हल करने पर a और b की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पूछा है, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, दोनों को जब जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, और x और x हो गया 2x इक्वल टू 4 और 2 6, यानी कि x से कटेगा 3 बार में, और x इक्वल टू हो गया 3। हम इसकी पूरा सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही देखेंगे ना। ठीक है। अब लिखिए कि x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट ये हुआ, समीकरण सेकंड ये हुआ। ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू 3 आया, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 रख लेंगे, तो y माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 में से इधर आ जाएगा 3 माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस के 1, और माइनस माइनस कटेगा तो y की वैल्यू क्या बचा, y की वैल्यू बच गया 1। और क्वेश्चन ने पहले ही कह रखा है कि जो a है उसकी इक्वल टू x है, और जो b है उसका इक्वल टू y है। कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगा वो a की वैल्यू आएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वो b की वैल्यू आएगा। और ऑप्शन में क्वेश्चन ने पूछा है कि a और b की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू हो जाएगा ये 3, और b की वैल्यू हो जाएगा 1। हम कह सकते हैं कि इसका 3 और 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, और संख्या इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक, असमान, वास्तविक या अवास्तविक। इसकी मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति आप क्या बता करना, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 इक्वल टू 0 है, यही ना। तो इसको पहले d निकाल लीजिए। यहाँ a कितना हो जाएगा, a के वेरिएबल 1 है तो 1, और b हो जाएगा 2, और c हो जाएगा 4। ठीक है। तो हमें d निकालना, और d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी है 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 चौके 16, 16 इसमें से घट जाएगा, तो निगेटिव पॉइंट कितना है, निगेटिव 12 आ गया। तो इसका कह रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो इसका मूल जो होगा वास्तविक और सामान्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 बिंदु दे रखा है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। एक तो 4 और माइनस के 1 है, दूसरा क्या है, दूसरा 2 और 3 है, ये है ना। तो इसमें x1 हो जाएगा आपका 4, और x2 हो जाती है, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 2, और y1 हो जाएगा माइनस का 1, और y2 हो जाएगा आपका 3, y2 हो जाएगा 3। तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का यूज कर लेंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और x2 माइनस x1 कितना है, तो x2 देखोगे तो 2 है, और x1 कितना है 4 है, तो इसके स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 माइनस 1, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसकी स्क्वायर कर लो, तो 4 में से 2 में से 4 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, प्लस 3 और 1 जोड़ दोगे तो 4 हो गया। इन दोनों को 2 के स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4 के 16,
4 चौके 16, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा √20। और आप √20 को आप 4 गुने 5 लिख सकते हो, है कि नहीं। और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 और 5 के वर्गमूल नहीं होता है, तो इतना मात्रक इसकी आंसर हो जाती है। 2√5 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। नंबर 13 भी 2 बिंदु दे रखा है, इसको मध्य बिंदु का से दूरी पूछा है। बिंदु क्या क्या है वो पहले लिख लीजिए। 4 और 10 है, फिर 2 और 2 है, 2 और 2 है। एक और बिंदु, तो इसमें से पहले x1 लिख लीजिए। x1 हो जाएगा 4 और x2 कितना हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 10 और y2 कितना हो जाएगा 2। अब इसमें m1 और m2 भी दिया हुआ है, तो जो वैल्यू दूरी दे रखा है वो 0 हो गया m1 और m2 हो जाएगा, m2 को 2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक। उसके साथ फिर से एक y के लिए क्या हो जाएगा, तो वही m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2 हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला पर इसको एडजस्ट कर लेने, ऐड कर लेना है। तो m1 कितना है 0 इंटू x2 कितना है, x2 है 2 प्लस m2 है 2 और x1 कितना है 4। नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 0 प्लस 2 करोगे, 0 प्लस 2। यहाँ m1 है 0 इंटू x2 सॉरी y2 है 2 प्लस m2 है 2 और y1 है 10 और नीचे m1 प्लस m2 यानी 0 प्लस 2 कर लोगे। अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 में 2 से करोगे तो 0 हो गया, प्लस 4 दूनी के 8 हो गया, नीचे 2 ही रहेगा। फिर यहाँ भी 0 प्लस का 10 दूनी 20 और नीचे 2। फिर ये 8/2 हो जाएगा और यहाँ पे 20/2 हो जाएगा। ये 10 बार में कटेगा, लिख सकते हैं कि 4 और 10 हो गया। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 4 और 10। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यह है क्वेश्चन नंबर 15, इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 3 बिंदु दे रखा है, तो बताना है कि ये संरेख है कि नहीं। अब बिंदु क्या है, पहले तो बिंदु लिख लेना होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि इसमें x1 हो जाएगा आपका, x1 1 है और x2 कितना है, x2 हो जाएगा 0 और x3 जो होगा वो है a। साथ ही अगर y1 में लेकर के चले तो y1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 0 और y3 हो जाएगा इसी के साथ b। तो संरेखी पूछ रहा है, तो संरेख होने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने जाओ तो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये इसकी फार्मूला होती है, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा कि 1/2 तो ऐसे ही लिखेंगे। x1 कितना है, x1 है 1 इंटू y2 है 0 माइनस के y3 है b प्लस x2 का 0 यहाँ पे हो जाएगा और y3 है b माइनस y1 है आपका 2 माइनस y1 और y1 है आपका 2, ठीक है, प्लस x3। तो x3 कितना है, x3 है a और यहाँ हो जाएगा y1 है 2 माइनस y2 है 0 और इसी के साथ इधर रहेगा ये 0। तो अब आप देखोगे कि ये जो 1/2 है इधर 0 के तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 हो गया, खत्म। बच क्या गया, बच जाएगा सिर्फ a और 1 को b में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के b रहेगा और प्लस 0 इन सभी में मल्टीप्लाई करेगा तो 0
इसका तो कहानी हो गया खत्म। अब बच गया सिर्फ ए, यानी कि 2 को ए में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा क्या 2a। हम इतना इक्वल टू है 0, तो हम कह सकते हैं कि जो 2a बराबर होगा वो हो जाएगा b, यानी कि इसको b बराबर 2a कह सकते हैं, दोनों सेम ही हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2a बराबर b, 2a बराबर इसका b राइट आंसर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसे कैसे सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इसमें भी 3 बिंदु दे रखा है, लेकिन केंद्र का निर्देशांक पूछा, और केंद्र के निर्देशांक के लिए फार्मूला अलग होती है। तो निर्देशांक पहले निकालते हैं, पहले जो बिंदु है उसको लिख लेते हैं। x1 है आपका 2 हो गया, ठीक, और x2 हो गया 0, और x3 हो जाएगा 4, x3 कितना हो गया 4, फिर y1 हो जाएगा, y1 4 हो जाएगा, y2 कितना होगा, y2 हो गया 6, और y3, तो y3 आपका माइनस के 1 है, और त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो केंद्रक का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है, केंद्रक का निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हो गया फार्मूला आपका। तो x1 है, इन तीनों को जोड़ लेना है, तो हो जाएगा 2 प्लस x2 0 प्लस 4 बाई 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि इन तीनों को जोड़ना है, तो 4 प्लस 6 माइनस 1 है, तो 1 माइनस में रह जाएगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ो तो 4 और 2 6/3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 6 4 10, 10 में से एक घट जाएगा तो 9, और 9/3, एक कट जाता है आपका 3 बार में, और एक कटेगा 2 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। इसका केंद्र का निर्देशांक होगा वो 2 और 3 हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे सोल्व कर देंगे। दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा, तो ये जो कहा है वो ये आपका थेल्स पेरी में है, थेल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थेल्स पेरी में, थेल्स ने कहा था इसको। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों का योग के बराबर है, तो थीटा का कोण कितना होगा, यानी कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो देखो दो त्रिभुज कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में एक भुजा के वर्गों का योग तीसरी बाकी दो भुजा के वर्गों के योग को बराबर होगा। तो मतलब ये कह रहा है कि AC² इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर की बात कर रहा है, और जो ये फार्मूला किसका है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का, मतलब कि समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला है ना। और समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि 90 डिग्री होता है, तो इसका डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 19 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए तो ABC एक समरूप त्रिभुज है किसका, DEF का, BCEF दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इसकी बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कमेंट में बताना है कि आप इन्हें सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में इसको हम बता देंगे अगर पूछोगे कमेंट में तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। भाई वृत्त के अंदर, ये आपका वृत्त है, ठीक, वृत्त है, और वृत्त के अंदर एक बिंदु है, तो वृत्त के अंदर एक बिंदु सेंटर ही होता है। अब कह रहा है कि सेंटर से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो हमने आपको बताया है या आपने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, तो स्पर्श रेखा उसको कहते हैं जो वृत्त को ऐसे छू करके जा रहा हो, जैसे यह स्पर्श रेखा हो गया, इधर करेंगे तो यह स्पर्श रेखा हो गया है ना, इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं जो वृत्त को छू करके जाता है। तो आप ही बताइए कि वृत्त के अंदर जो बिंदु है ये छू के जाएगा, कोई बिंदु इसको प्रतिच्छेद करके जाएगा, ऐसे प्रतिच्छेद करके जाएगा, मतलब कि वृत्त के अंदर बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाएगा, इसका नहीं खींचा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 20 नंबर की क्वेश्चन त्रिभुज ABC तथा DF में AB DF के पैरेलल है, तो
त्रिभुज समान यानी कि समरूप होगा। कब? जब एंगल, देखो एक बता देते हैं फिगर के थ्रू, इससे पहले इरेज कर लूं। देखिए ये कह रहा है कि ABDF के समरूप है तो त्रिभुज समरूप कौन सा होगा। कहने का ये मतलब ये है कि एक इस प्रकार से एक ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल है ABC ऐसे नाम है, और इसको कोई बिंदु ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है जो कि D और F है, D और F। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा एंगल समान होगा। तो आप देखिए कि ये वाला जो ट्राइंगल होगा, ये वाला इसके समान होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल D जो है, एंगल D किसका समान होगा, एंगल B के। और एक और ये वाला समान हो जाएगा इसका, मतलब कि एंगल F समान होगा एंगल C के। तो ऑप्शन में देखिए कि इन दोनों में से कौन है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखोगे कि A समान है D के, ऑप्शन नंबर B इसका नहीं, ऑप्शन नंबर D में नहीं, ऑप्शन नंबर C में है। B समान है D के, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाती है। ठीक है, अगर ये नहीं रहता, ये रहता तो ये राइट हो जाता। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कि समबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां कोण समकोण है तो बताना है। आप बताइए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण C समकोण है। समकोण त्रिभुज कैसे होता है भाई? वाह, तो ये होता है ऐसे, इसी को समकोण कहते हैं ना, ये समकोण है। और इसमें कह रहा है कि C समकोण है, समकोण तो ये होता है ना, और इसमें यहाँ C कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ A होगा तो यहाँ B होगा। तब कह रहा है कि AB² बराबर क्या होता है फार्मूला। तो अब आप देखिए AB² का फार्मूला क्या होता है, इसे मैं इरेज कर लूं, यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, AB² इक्वल टू, तो ये आपका AB हो गया ना, AB क्या है, कर्ण है, ये कर्ण है ना, तो AB² इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, AC² प्लस के AC² प्लस के BC² प्लस के BC², ये फार्मूला हो जाएगा ना। हाँ यही होगा। तो अब जानते हो आप कि ये वाला जो साइड है इसका बराबर होता है कौन, इसका और इसका सम करके, मतलब कि इसको इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इसका बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि AC बराबर होता है BC के, यही ना, इन दोनों साइड आपस में बराबर होता है। तो इसको BC न कह के, ये जो BC है इसको BC न कह के हम AC भी कह सकते हैं, AC कह सकते हैं कि नहीं, ये दोनों का स्क्वायर तो फार्मूला होता है। और जब कह सकते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2AC²। तो 2AC² फार्मूला में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा, 2AC²। ठीक है, 21 क्वेश्चन हो गया है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त जिसकी केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा AB तथा PB के बीच बिंदु का कोण 80 डिग्री है, तो POA का मान क्या होगा। ये कह रहा है कि कोई एक वृत्त है, मैं डायग्राम बना करके आपको समझाऊं, बेटर समझ पाओगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, मान लीजिए कि आपका वृत्त हो गया, ठीक है, यह आपका वृत्त है, और इसमें कह रहा है कि बाहर स्थित एक P बिंदु है जिस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये स्पर्श रेखा हो गया, तो PA और PB दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका सेंटर O है, तो जब O है तो इसको ऐसे आप मिला सकते हो, मिला दिए। अब कह रहा है कि इसकी जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है एक सिर्फ 80 डिग्री दिया हुआ है ना, एंगल 80 डिग्री है। तो पूछा किसकी वैल्यू है, POA का, POA का, कि यहाँ पर जो एंगल होगा POA, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, वो वाला एंगल आपसे पूछा है कि एंगल POA, एंगल POA न पूछ रहा है, तो इस वाला एंगल पूछ रहा है कि यहाँ तक एंगल कितना होगा। तो आप देखिए कि इधर इस प्रकार से ऐसे मिला सकते हैं, मिला लेंगे कि नहीं, बिल्कुल मिला लेंगे। तो ये एंगल पूछा है, तो ये जो 80 डिग्री है, 80 डिग्री में दोनों एंगल हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब 40-40 दोनों हो गया, है ना। ये वाला एंगल 40 हो गया और ये वाला एंगल, ये वाला आपको पता है कि एक स्पर्श रेखा पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री के एंगल बनता है, और यहाँ 40 दिया हुआ है। और आप सब जानते हो कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक त्रिभुज का कोण हो गया यहाँ पर कितना है, 40 हो गया ना, यहाँ पर हो गया आपका 40, और एक एंगल हो गया आपका 90, और प्लस में ये पूछा है कि
ए वाला एंगल, तो साथ ही ऐड कर लो POA को, है ना, ऐड कर लो। तो तीनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री होता है, दोनों को जोड़ दोगे तो 9 4 13 130 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल POA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 130 को आप घटा लोगे तो एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। इसकी 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री बनेगा। तो इसका इस प्रकार से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि AD बराबर DB, यदि AE बराबर इतना है तो AC का मान ज्ञात करना है। भाई जी देखिए क्या कह रहा है कि ये जो आपका त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ABC नाम है ABC, और इसी के पैरेलल एक लाइन बना है जिसको D और E नाम रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि AD और DB रेशियो में 3:1, यानी कि AD की वैल्यू दिया हुआ 3 और यह DB 1 और AE है 6.6, तो इसकी वैल्यू पूछा है कि A से C तक क्या होगा। तो एक परिमेय होता है, परिमेय क्या है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा AC, ये परिमेय कहता है। AE बटा AC एक परिमेय होती है। तो AD कितना है 3 है, DB कितना है 1 है, AE कितना है 6.6 है, और नीचे रहेगा आपका AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 3AC इक्वल टू 6.6, अब इसे कट जाएगा तो 2.2 बार में आंसर हो गया। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि AC का कितना हुआ 2.2 हो गया। AC का आंसर 2.2 हो गया। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और अगली क्वेश्चन आपको AP से है, एक समांतर श्रेणी का है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। AP कितना है 8 10 12, इस तरीके से 10वां पद क्या होगा, 10वां पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ A है ना, तो D निकालेंगे और N भी दिया हुआ है। A आपका हो गया कितना 8, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, और A2 कितना है 10 में से 8 घटा दोगे तो निकल करके आ गया 2, यानी D इक्वल टू 2 हो गया। और N भी दिया हुआ है आपका 10, तो N पूछा है, N कितना होता है फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू के D। तो A की वैल्यू हो गया आपका 8 प्लस N कितना है 10 माइनस 1 कर लोगे, और D कितना दिया हुआ D है 2, 8 के 8 होगा, प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, 9 दूनी 18, और 18 वाट कितना होता है 26, 18 वाट 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। एक और AP से ही है कि समांतर श्रेणी और x² प्लस 2kx प्लस 4 का मूल एक मूल 2 है, तो उसका k का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसका मूल 2 दे रखा है, तो k की वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेशन क्या है कि x² प्लस 2kx प्लस के 4 है। तो इसमें से देखिए a इक्वल टू हो जाएगा, इसका एक वेरिएबल है तो 1 हो जाएगा, और b इक्वल टू 2k हो जाएगा, और c इक्वल टू 4 होगा। तो पहले तो d निकालेंगे, और d इक्वल टू फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, है ना। तो b कितना है, a है 2k, b है 2k, स्क्वायर कर लोगे माइनस 4, a है 1 और c है आपका 4, a हो जाएगा 4, k का भी स्क्वायर कर लेंगे, k² माइनस 4 चौके 16, ठीक है। तो 4k² इक्वल टू 16 इधर आ जाएगा, माइनस में तो इधर प्लस में, अभी 4 से कट जाएगा 4 बार में, k² इक्वल टू 4 हो गया। तो k इक्वल टू स्क्वायर इधर आ गया, इसका रूट करेगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाती है 2। k की वैल्यू कह रहा है कि 2 हो गया, और क्या मूल एक मूल 2 है तो k की वैल्यू भी ऑप्शन नंबर आपका C इसका राइट हो जाती है। चलिए एक और AP का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा 0 होगा, ये आपसे पूछा। ये बहुत अच्छी शानदार क्वेश्चन है। 21 18 15 AP में है आपका 21 18 और 15 AP है, तो इसका कह रहा है कि कौन सा पद
जीरो हो जाएगा। कौन सा पद जीरो हो जाएगा? तो जब भी आपको इस प्रकार से स्मॉलेस्ट नंबर देता है आपको डायरेक्ट माइनस करते जाना, क्योंकि फार्मूला लगाओगे छोटे नंबर में तो आपको लेट लेगा। इससे अच्छा है कि आपको आसानी से कर लेना, देख लेना कि डिफरेंट कितना के चल रहा है, 3 का डिफरेंट चल रहा है ना। ऐसे 3 आपको घटाते चले जाना, तो घटा दो। 15 में से 3 घटाओगे तो 12, 12 में से 3 घटाओगे तो 9, 9 में से 3 घटाओगे तो 6, 6 में से 3 घटाओगे तो 3, और 3 में से 3 घटा दो तो 0। और ये पूछ रहा था कि कौन सा पद 0 होगा, तो ऐसा इसलिए बता दें क्योंकि छोटा नंबर दिया था, नहीं तो फार्मूला का यूज करते। तो जब छोटा नंबर दे तो आप भी इसी का यूज करना। कौन सा पद 0 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका 8वां पद जो होगा वो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाती है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि 2x² + 5x - 12 का एक मूल्य भिन्न में कौन है? एक मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बताइए इसका क्या करना है। 2x² प्लस के 5x और माइनस के 12 का एक मूल्य भिन्न, मूल्य जो होगा वो निम्न में से क्या होगा? तो मूल्य निकालने के लिए तो a = 2 हो गया, b = 5 हो गया और c = -12 हो गया। मूल्य निकालने के लिए पहले d निकालते हैं, और d = फार्मूला होता है v² - 4ac। b कितना है? b है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a है आपका 2 और c है आपका -12। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस माइनस प्लस, और 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8 और 12 8 96 हो जाएगा। 12 8 96, दोनों के आप जब जोड़ोगे तो 6 5 11 121 हो जाती है। ठीक, 121 आपका डी निकल के आया। तो पूछा है कि मूल्य क्या होगा, मूल्य पूछ रहे हैं ना, तो मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है? वो होता है -b प्लस √d/2a। ठीक है, तो -b है 5, तो माइनस के 5 हो गया, प्लस माइनस √d, और d की वैल्यू यहाँ पर 121 आया है, और नीचे 2a और a है 2, तो 2 दिन यहाँ 4 हो जाएगा। अब माइनस के 5 प्लस माइनस 21 का 11 हो जाएगा 121 के, और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, तो -5 + 11/4 और -5 - 11/4। यहाँ देखो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचता है? 6, तो 6 बटा इसका हो जाएगा 4, और इसमें माइनस का 16/4, तो 4 चौके 16 माइनस के 4 आई हो जाएगा 3/2। एक माइनस के 4 एक माइनस के 1 3/2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका -4 राइट हो जाती है। ठीक, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुपद दिया हुआ है, इसकी शून्यक भी दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है? x² - 2x और प्लस के 5 है। ठीक, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है, तो पहले तो अल्फा बीटा निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए a = कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और b = -2 और c = 5। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला आपने क्या पढ़ा था कि होता है -b/a, तो -b, तो b कितना है? 2 है, तो -c और माइनस के 2, और नीचे a है तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट करके 2 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपका 2 हो जाती है। ये फार्मूला है आपका कि साइन, फार्मूला क्या दिया हुआ है? साइन 90 माइनस a है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? साइन 90 - a = होता है कोस a। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वही इसका आंसर हो जाता है, सिर्फ इस साइन कोस में चेंज करेगा, टाइम रहेगा तो कोट में। अगर यहाँ थीटा दिया रहता है तो यहाँ पे थीटा वाला ऑप्शन में देखना है। ये भी ऑप्शन वैसे भी बहुत कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कौन सेक a बराबर है? तो सेक a बराबर फार्मूला होता है, सेक a बराबर 1/कोस होता है, सेक a बराबर 1/कोस, ए है तो कोस है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाती है। ठीक, 31 का देखिए, कोसेक 44 = बाई सेक 46 का मान क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को उसी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। सेक 45 है कोसेक, तो कोसेक
90 माइनस 45 कर लीजिए, 44 कर लीजिए, और नीचे रहेगा आपका सेक 46 है ना। तो कोसेक 90 माइनस 44, 90 में से 44 घटेगा तो सेक आएगा कितना, सेक 46 ही आएगा, और नीचे भी आपका सेक 46 है, दोनों कट करके आंसर इसका 1 हो जाती है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाती है। 31 खत्म हो गया। उसके बाद है आपका 32 में भी एक आपका फॉर्मूला ही दिया हुआ है। क्या है कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री की मान बताना है। तो देखिए 2 के तो 2 ही लिखेंगे, और क्या है कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 के 2 रहने दीजिए, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, इसे कटेगा 2 बार में, तो आंसर कितना हो गया 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। ठीक, और 33 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री की मान बताना है। तो इसका जो आंसर होगा इसका 1 ही हो जाएगा। कैसे 1 होगा, आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर 20 डिग्री दिया हुआ है ना, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, तो इस साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना, प्लस साइन के फॉर्मूला चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर है 70 डिग्री, इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोस थीटा, तो 90 में से 70 घटेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री, और ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दोनों का फार्मूला तो है। अब थीटा की जगह पर कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसका आंसर आपका 1 ही हो जाती है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 में टेन थीटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, कोट थीटा, तो इस टेन को आप ऐसे ही छोड़ देना, और कोट थीटा के फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, तो ये 10 से 10 कट गया तो आंसर आपका 1, आंसर इसका 1 हो जाती है। अब 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उस त्रिभुज एबीसी में जहाँ कोण बी समकोण है, यदि AB बराबर 12 और BC बराबर 5 हो तो AC का मान पूछा है। तो AC का फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या क्वेश्चन दिया है, इसे रेजी कर लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, इसमें B समकोण है, तो ये यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा, ये है आपका समकोण। ठीक, 90 डिग्री। कह रहा है कि AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, AB है 12 सेंटीमीटर और BC है 5, तो आपसे पूछा क्या AC, और आप जानते हो कि AC स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, यानी कि हमको अगर AC निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर रूट कर जाएगा, है ना, AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो AB कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और BC है 5, 5 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 होती है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, दोनों को जोड़ दोगे तो 169 हो गया, और 169 वर्गमूल है 13 के, तो AC का जो वैल्यू होगा 13 इसका राइट आंसर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 5 साइन A बराबर 8 कोस A है, तो कोट A की मान यहीं पे कर लेते हैं। क्या है, 5 साइन A बराबर 8 कोस A, 8 कोस A, तो देखिए इसका पूछा किसका वैल्यू है कि कोट A का फार्मूला, A का कोट A बराबर क्या होगा, तो इस साइन को साइन ऐसे दिख रहा है आपका साइन A, तो इसका नीचे, इसको नहीं, इसको मत लिखिए, इसको लिखना है, ध्यान से देखिए, ये जो साइन है इधर गुना में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं, इस 5 के नीचे 8 कर दो, 5 के नीचे 8 आ जाएगा, और इधर ये आपका कोस A है तो नीचे आ जाएगा साइन A, साइन A। अब 5/8 हो गया, और नीचे आपका ये फार्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, किसका फार्मूला है कोट थीटा के, किसका कोट थीटा के, और A है तो यहाँ A लिख लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि जो कोट का फार्मूला होगा, आंसर जो है 5/8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन 37 का क्या कह रहा है कि कोट 60 डिग्री के मान बताना है, तो ये तो फार्मूला है भाई, कोट 60 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, तो tan के अपोजिट होता है यहाँ पर कोट,
और tan 60 के जो वैल्यू होती है वो होता है √3। ठीक है, तो कह रहा है कि आपसे कोट 60 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 30 का लिख लो। कोट 60 की वैल्यू आपका हो जाएगा 1/, और √3, 1/√3 इसका आंसर हो जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से 38 का। 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि एक खंभा का उन्नयन कोण दिया हुआ 60 डिग्री, तो छाया की लंबाई क्या होगा। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ऐसे बना लो। छाया का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, और उसकी ऊंचाई 6 मीटर, ये हाइट है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। ABC, तो हमसे छाया की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो छाया की लंबाई क्या होगा, यानी कि ये वाला पूछा है, तो ये है, इसको B कहते हैं। तो आप tan का फार्मूला लगा दो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है, और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। P कितना है, P है आपका 6, और B तो निकालना है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू 6/B हो जाएगा। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3B इक्वल टू आपका 6 हो गया, √3B इक्वल टू 6। तो यहाँ हम B का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया √3। 6/√3 ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, मतलब इसको एक बार और करना पड़ेगा। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दो, मतलब हरों के परिमेयकरण। तो जब हरों के परिमेयकरण करोगे तो यहाँ तो 6 √3 रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 बचेगा, और ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर कितना हुआ, 2√3। इसका आंसर 2√3 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है ना। तो पहले तो परिमाप का फार्मूला लिख लो। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, πr + 2r, ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। दिया हुआ है 36, पाई की वैल्यू आप 22/7r लिख लोगे, प्लस के 2r इक्वल टू आपका 36 हो जाएगा, यही ना। ठीक है, इसमें r दोनों में है, तो दोनों r को आप कॉमन कर ले सकते हो, तो कॉमन कर लीजिए। तो r कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा, 22/7 प्लस के 2 इक्वल टू 36। इसके नीचे 1 मानो, 7 1 कैल्शियम 7 होगा। ठीक है, 22 बचेगा, प्लस 7 दूनी 14 इक्वल टू 36, r के r रहेगा, और 22 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36/7 इंटू 36 रहेगा। नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब r इक्वल टू इसको 36 इंटू 7/36 हो जाएगा, इसी कट गया, तो r इक्वल टू 7। और त्रिज्या पूछ रहा था ना, त्रिज्या पूछ रहा है तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अगर डायमीटर पूछा होता तो डायमीटर d इक्वल टू होता है 2r, और 2 गुने r को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका डायमीटर निकल जाता, लेकिन त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या हो गया 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, तो पहले क्षेत्रफल ये लिख लीजिए, क्या होता है, πr²। कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r² रहने दो, 154 हो जाएगा। r² अगर यहाँ छोड़ोगे तो 154 में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर, और 7 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 22, तो 22 से कट जाएगा 7 बार में, यानी r² इक्वल टू 7 7 जा 49। तो r² है, तो r इक्वल टू इधर आकर के रूट करेगा, तो r की वैल्यू आ गया 7, और आपसे पूछा है कि d क्या होगा, और अभी d इक्वल टू फार्मूला बताए 2 इंटू r, तो 2 के 2 लिखो, और r आपका 7 है, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, कह रहा है कि बेलन का व्यास दिया हुआ है, d दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर, तो r निकालेंगे,
तो r बराबर d/2 हो जाता है, यानी कि 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, और 2 के 2 रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, और r आपका 14 हो गया और h आपका 20 हो गया। इसे काट दो, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 20, मल्टीप्लाई करो, तो 20 दूनी 40, तो 40 दूनी 80, और 80 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 1760 इसका आंसर हो जाती है। 1760 हो गया 41 का आंसर। फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे। 43 क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला कह रहा है, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 के 2, पाई के वैल्यू 22/7, और r दिया हुआ है कितना? 7, तो 7 के स्क्वायर यानी कि 7 × 7, ये कट गया, बचा क्या? 22 दूनी 44 में, 44 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 गुने 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2, 28 और 2 30, 308 इसका आंसर हो जाती है। कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल 308। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि दो वृत्त के त्रिज्या के अनुपात दिया हुआ है, तो उसकी क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? देख लो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दो वृत्त के त्रिज्या के अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल को भी अनुपात में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि पाई r स्क्वायर अनुपात पाई r स्क्वायर, और एक का त्रिज्या है 3 और एक का त्रिज्या है 2, तो पाई तो दोनों में कॉमन है ना, यानी कि पाई से पाई कट जाएगा, और r स्क्वायर का अलग अलग वैल्यू है, r स्क्वायर का अलग अलग वैल्यू, इसका है 3, तो यहाँ 3 के स्क्वायर अनुपात इसका है 2, तो यहाँ 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, तो इसका हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल 9 और 4 हो गया, 9:4। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या r हो, तो इसके चाप की लंबाई, तो इसका फार्मूला ही है। फार्मूला क्या होता है कि थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r, इसका फार्मूला होती है चाप के लंबाई का, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ऑप्शन नंबर है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर जो भी इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। ठीक है, एक माध्यिका से है, माध्यिका बहुलक। माध्यिका के क्वेश्चन क्या है? 2 3 4 5 6 है, तो इसकी माध्यिका बताना है। 2 है, 3 है, 4 5 और 6, 4 अंक है, इसकी 6 अंक, इसकी माध्यिका बताना है। तो माध्यिका का वैसे तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? तो n+1/2। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे मत बताना, इसका डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं। 5 अंक है तो 2 इधर से लगाओ, 2 इधर से लगाओ, और बीच वाला जो नंबर बचे वो माध्यिका हो जाएगा। अगर 7 अंक 6 अंक रहता 7, तो 3 इधर से 3 इधर से लगा के बीच वाला, जैसे भी लगाए बीच वाला नंबर आपका माध्यिका हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगा? कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगा? तो 1.5 का प्रायिकता नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का। 47 नंबर में कि वर्ग अंतराल दे रखा है, तो इसकी वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो आप देखिए कि वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है कि निचली वर्ग सीमा, निचली प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, बाय 2, ये फार्मूला होता है। तो निचली वर्ग सीमा कितना है? 10 है, और ऊपरी वर्ग सीमा 20 है, और दोनों को 2 से डिवाइड करो तो 30/2, कट करके आंसर 15 आ गया। आंसर कट करके 15 आ जाएगा इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 48 नंबर के, किस आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है? किस आलेखीय चित्र में? तो आपका बारहवार्ता बहुभुज में ज्ञात किया जा सकता है, ये हो गया। 49 क्वेश्चन में कि एक पासा को अगर एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो आपको पता है कि 5 आने की प्रायिकता, तो एक पासा में जो नंबर होते हैं 6 ही नंबर होता है। कौन कौन? 3 4 5 और 1 6। एक पासा में 6 नंबर होता है, और इसको एक बार फेंका जा रहा है, मतलब कि संभव घटना कितना है? 6 ही आएगा। संभव घटना 6 ही आएगा ना। ठीक है,
लेकिन कह रहा है कि 5 आया है, तो 5 तो एक ही है, तो एक बार आएगा तो 1 हो जाएगा, तो 5/6 इसका आंसर हो जाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश के पत्ता में से एक पत्ता बिना देखे अदृश्य निकाल लिया जाता है, तो इसमें लाल रंग की रानी आने का क्या प्रायिकता होगा। तो आपको बता दें कि लाल रंग का रानी यानी कि क्यून, और क्यून होती है, क्यून की संख्या कितना है 4। तो पहले ऐसे लिखिए, टोटल संख्या कितना होता है 52, पत्ता में जो टोटल संख्या कितना होता है 52, और क्वीन कितना होता है 4। लेकिन पहले ही कह रहा है कि लाल रंग का क्यून, तो 2 को लाल होता है और 2 को काला वाला होगा, तो लाल रंग की क्यून होता है 2, और दोनों के काट दोगे तो 1/26 इसका आंसर हो जाते हैं। तो इसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी के आपके जो वीडियो होगा इसी का जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप का, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।